हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं कुछ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के एमसीक्यू जो आपके डिप्लोमा एग्ज़िट एग्ज़ाम पर्पस के लिए है। क्या क्या आते हैं, तो फिर आज हम फिर से वही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आईपी लिमिट ऑफ सिंकिंग टाइम ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन इज़, मतलब आईपी के अकॉर्डिंग, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सिंकिंग टाइम कोई भी एब्जॉर्बेंट कॉटन के लिए सिंकिंग टाइम क्या होता है, कितना होना चाहिए? 60 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। तो आईपी के अकॉर्डिंग या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अगर सिंकिंग टाइम हम देखते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन के लिए, डैट इज़ 10 मिनट्स। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस अगर एब्जॉर्बेंट कॉटन के लिए पूछ रहा है, एब्जॉर्ब कॉटन हो या फिर एब्जॉर्बेंट कॉटन हो, उनके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है आईपी और बीपी, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया दोनों का सेम होता है। अगर आईपी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो उनमें भी 10 मिनट्स होगा, और अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पूछ रहा है डैट इज ऑल्सो 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल्स इज स्टोर्ड इन द, रॉ मटेरियल्स को हम स्टोर कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इन कंपाउंडिंग एरिया, सेप्टिक एरिया, स्टोरिंग एरिया, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो रॉ मटेरियल्स के लिए ये ध्यान रखिएगा, अगर स्टोर करना होता है तो इनके लिए सिंपल होता है स्टोरिंग एरिया। ठीक है, अगर स्टोर अगर हम कर रहे हैं, स्टोर हो, या फिर अगर हम बात करेंगे इन्वेंट्री एरिया भी अगर रहता है स्टोर एरिया की जगह इन्वेंट्री एरिया, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वही सेम चीज़ हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? स्टोरिंग एरिया। तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, CUDD इज़, CUDD स्टैंड्स फॉर, CUDD होता क्या है? सेंट्रल यूनिट डोज डिपार्टमेंट, सेंट्रल यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, सेंट्रल यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, एंड लास्ट सेंटर अंडर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो CUDD क्या होता है? सेंट्रल यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ये ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ेंगे इन पेशेंट डिपार्टमेंट तो उसमें 4 उनके क्लासिफिकेशन है। IPD के अकॉर्डिंग, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। तो उसमें फर्दर हम देखते हैं CUDD, सेंट्रल यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यानी कि सेंट्रल CUDD होता क्या है? 2 टर्म्स आपको मिलेंगे, एक सेंट्रल एरिया होता है, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज एरिया। सेंटर का मतलब होता है कि एक जगह आपका डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिस्पेंसिंग एरिया बनाई गई है, वहीं से सिर्फ ड्रग डिस्पेंस कर सकते हैं। अगर हम डिसेंट्रलाइज एरिया बोलेंगे या फिर सैटेलाइट फार्मेसी हो, या फिर स्मॉल फार्मेसी है, या फिर डिसेंट्रलाइज फार्मेसी है, तो इनका क्या होता है? हर एक फ्लोर पे जो भी स्मॉल फार्मेसी बनाई जाती है फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ड्रग डिस्पेंसिंग के लिए, तो वो क्या कहा जाएगा? सैटेलाइट फार्मेसी। तो यहाँ पे था CUDD, तो इनका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो ये ध्यान रखिएगा कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहे या फिर डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम रहे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होगा, ना कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ठीक, तो इनका आंसर क्या है? CUDD इज सेंट्रल यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं, क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड बाय द फार्मासिस्ट टू रन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज़। अगर कोई भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है तो वहाँ फार्मासिस्ट क्या क्या, उनकी क्वालिटी क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अवेयरनेस ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके लिए अवेयर रहना, कंप्यूटर लिटरेसी, ए मेंबर ऑफ PTC, एंड लास्ट इज ऑल ऑफ दिस। तो इनका क्या आंसर है? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो जितना भी है PTC का है या फिर कंप्यूटर लिटरेसी है, अवेयरनेस ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी ड्रग से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर ड्रग डिस्पेंसिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है फार्मासिस्ट जो क्वालिटीज़ अगर चेक की जाए, तो इनका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, इन द कॉम्पोजिशन ऑफ PTC द फार्मासिस्ट वर्क एज। PTC क्या है? फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि PTC के कॉम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट है कि किस कमिटी है, तो इसमें डिफरेंट मेंबर्स मिलके एक कमिटी को बनाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो PTC बना रहे हैं, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी बना रहे हैं? तो यहाँ पे पूछा जा रहा, पहले ध्यान दीजिएगा कि इनके कौन कौन से कॉम्पोजिशन ऑफ PTC अगर देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं? सेक्रेटरी, नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स, फिजिशियन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर।
तो यहाँ पे पूछा है कि फार्मासिस्ट का वर्क क्या होता है। फार्मासिस्ट अगर पीटीसी का मेंबर है तो वहाँ पे वो कैसे वर्क करता है। तो फार्मासिस्ट वर्क एज सेक्रेटरी, चेयरपर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ मेंबर एंड नन ऑफ दिस। तो ये ध्यान दीजिएगा, फार्मासिस्ट वर्क एज सेक्रेटरी। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और भी पूछे जाते हैं कि फार्मासिस्ट का भी पूछता है। अगर सेकंड पूछ रहा है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन होता है पीटीसी में, तो ध्यान दीजिएगा कि फिजिशियन होते हैं। तो अगर फार्मासिस्ट का पूछा जाता है कि फार्मासिस्ट कैसे वर्क करता है तो एज ए सेक्रेटरी, और अगर फिजिशियन का पूछा जाएगा तो चेयरपर्सन। स्टाफ मेंबर अलग हो जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स या जो भी अदर मेंबर्स जो मेडिकल से रिलेटेड है, तो वो स्टाफ मेंबर्स। तो यहाँ क्या होगा, इन द कॉम्पोजिशन ऑफ पीटीसी द फार्मासिस्ट वर्क एज सेक्रेटरी। नेक्स्ट हम आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर वेरी स्मॉल हॉस्पिटल इज। कोई भी अब हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल के भी क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे साइज़ के बेसिस पे आप ध्यान रखिएगा कि साइज़ के बेसिस पे अगर 1000 से ज़्यादा बेड है तो वो लार्ज हॉस्पिटल में, वेरी लार्ज हॉस्पिटल में, या कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि फार्मासिस्ट कोई भी स्मॉल हॉस्पिटल है तो कितने फार्मासिस्ट किसी भी स्मॉल हॉस्पिटल में रखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन है फर्स्ट 1, सेकेंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ इज़ 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी दैट इज़ 3। तो कोई भी स्मॉल हॉस्पिटल है तो मिनिमम 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक, किसी भी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट देख रहे हैं एयरलॉक सिस्टम इज़ इन द। एयरलॉक सिस्टम कौन से एरिया के लिए रखते हैं, कंपाउंडिंग एरिया, क्लीनअप एरिया, सेप्टिक एरिया, स्टरलाइजेशन। तो इनका आंसर सिंपल क्या है, क्लीनअप एरिया। क्लीनअप एरिया में हम एयरलॉक सिस्टम देखेंगे। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंक्लूड। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर पूछा जाए तो ये मेडिकल कोई भी ड्रग हम डिस्पेंस कर रहे हैं या फिर सेंट्रलाइज हो, सैटेलाइट या डिसेंट्रलाइज के फॉर्म में पूछा जा रहा है, या कोई भी कमेटी भी बनाई जा रही है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैसे वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट है फाइनेंस, बी पर्सनल, सी बोथ एंड फोर्थ इज़ नन। तो इनका क्या होगा, दोनों की तरीके से काम करता है, फाइनेंस भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू चेक कार्डियक। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कार्डियक, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ या हार्ट रिलेटेड, कार्डियक का मतलब हार्ट, ठीक है, तो हार्ट रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, चेकअप करवाना है, तो उनके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट ग्लूकोमीटर, ईसीजी, यूएसजी या ऑल ऑफ दिस। तो इनका क्या होगा आंसर, ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्लूकोमीटर की बात की जाए तो ग्लूकोमीटर अगर ब्लड शुगर लेवल चेक करना होता है तो उनके लिए ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं। यूएसजी अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। अगर कोई भी हम जीआई ट्रैक या फिर स्टमक कोई भी एबनॉर्मलिटी चेक करनी होती है उसके लिए यूएसजी करवाते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू चेक कार्डियक इज ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ आइटम्स इन बी कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर एबीसी एनालिसिस पूछा हुआ है तो इनको एक कैटेगरी के अंडर कितने परसेंटेज जो भी ड्रग हम रख रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल्स या फिर स्टॉक में कुछ भी अगर हम मेडिकल रिलेटेड कोई भी सब्सटेंस रख रहे हैं तो उनको कितने परसेंटेज में रखा जाता है। तो ए परसेंटेज, बी परसेंटेज या सी परसेंटेज। यहाँ पूछा हुआ है बी कैटेगरी में कितने परसेंटेज ऑफ आइटम्स रखे जाते हैं, 20%, 30%, 50 एंड 70। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 20%, 20 से 30%, 20 से 40 तक भी जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20% जो भी मिनिमम होता है उस कैटेगरी को हम रख रहे हैं बी कैटेगरी में। तो ABC क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, या फिर इन्वेंट्री के जैसे हम बेड एनालिसिस देखते हैं या फिर EOQ सिस्टम देखा जाता है या फिर ABC एनालिसिस की जाती है, तो ये सब हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए करते हैं। तो इनका क्या होगा, बी कैटेगरी ऑफ 20% आइटम्स इन ABC एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PTC। तो PTC पहले ही डिस्कस हुआ है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। तो कौन कौन से इनके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑप्शन देखते हैं। टू डेवलप HFS। HFS क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम या फिर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सर्विस। सेकेंड, प्रमोट रैशनल यूज ऑफ ड्रग। थर्ड, डेवलप पॉलिसीज रिगार्डिंग ड्रग सेफ्टी एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो PTC का रोल
सभी जगह होता है, चाहे वो HFS हो, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, कोई भी ड्रग हम कोई फॉर्मुलेट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, पब्लिकेशन करवाना है, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। प्रमोट रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग अगर उनका रैशनल यूज़ है तो वो भी प्रमोट करने में PTC का रोल होता है। डेवलप पॉलिसीज रिगार्डिंग ड्रग सेफ्टी, यहाँ पे भी रोल होता है PTC का। तो इनका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस डील्स विथ। हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस क्या क्या किससे डील कर सकता है, क्या क्या उनके रोल्स होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, या ऑल ऑफ दिस। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस, इनका रोल हर जगह होता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग, अगर ड्रग की देखभाल रखनी हो, उनको रखना है, तो वहाँ पे भी हॉस्पिटल फार्मेसी का रोल होता है। स्टोरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, तो इनका आंसर क्या होगा? हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस डील्स विथ ऑल ऑफ दिस। तो ये था आज के MCQ। थैंक यू।